Assalamu alaikum viewers, this is Kashi Hussain. I am a TESOL certified teacher and an ELT expert. I welcome you in the first lecture of CSS Writing. Viewers, सबसे पहले हमें ये सीखना है कि CSS Writing होता क्या है, क्या इंट्रोडक्शन है, क्या गाइडलाइंस हैं, ताकि आप CSS Writing एग्ज़ाम को अच्छे से पास कर सकें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ CSS? वेल, CSS की एब्रीविएशन है सेंट्रल सुपीरियर सर्विस एग्ज़ाम। क्या आप जानते हैं कि ये CSS एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करता है? लेट्स सी। CSS एग्ज़ाम इज़ कंडक्टेड बाय फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन इस्लामाबाद फॉर हायरिंग पीपल। ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन इस्लामाबाद कंडक्ट करता है, जो कि डिफरेंट ऑफिस में वैकेंट पोजीशंस को फिल करने के लिए लोगों को हायर किया जाता है। क्या आप जानते हैं व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट? इसकी क्या अहमियत है? Well, let's see. CSS exam asks you to work in federal government offices. It is compulsory exam in order to get a job for the post of BPS 17 in the federal government, like Pakistan Audit, Income Tax, Railways, Commerce and Trade etc. Viewers, बहुत सिंपल सी बात है कि जब भी BPS 17 की कोई वैकेंट पोजीशन होती है और गवर्नमेंट चाहती है कि उस पोजीशन को फिल करे, तो गवर्नमेंट ये एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। वैसे तो पाकिस्तान में हर साल ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, क्योंकि हर साल डिफरेंट ऑफिसेस जो कि फेडरल गवर्नमेंट के अंडर चल रहे हैं वहाँ पर वैकेंसीज़ जनरेट होती हैं। लाइक पाकिस्तान ऑडिट ऑफिस है, इनकम टैक्स ऑफिस, वो इदारे जो कि फेडरल गवर्नमेंट ख़ुद रन करती है, ना कि प्रोविजनल गवर्नमेंट। उन इदारों की जब भी वैकेंट पोजीशंस की हायरिंग की बात आती है तो वहाँ पर CSS एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। अब CSS एग्ज़ाम में एक सवाल आता है टू राइट एन एसे। व्यूवर्स, इस वीडियो में मैं आगे चल के आपको कुछ टिप्स भी डिस्कस करूँगा और कुछ गाइडलाइंस भी दूंगा कि किस तरीके से आपने ये ऐसे लिखना है। सबसे पहली चीज़ तो आपने सीखनी है कि ऐसे में 3 पार्ट्स हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन क्या है, बॉडी क्या है और कंक्लूजन क्या है, ये मैं आगे चलकर आपको वन बाय वन डिस्क्राइब करूँगा। सबसे पहले तो आप ये सीख लें कि आपको CSS एग्ज़ाम में ऐसे का क्या क्वेश्चन मिलेगा। Make an outline and write a comprehensive essay, 2500 to 3000 words, on any one of the given topics. Make sure you use different forms of discourses. For example, exposition, argumentation, description, and narration. Credit will be given for organization, relevance, and clarity. Viewers, जो underline किया है, exposition, argumentation, description, and narration, ये 4 बातें हैं जो कि आपको examiner समझा रहा है कि आप अपने ऐसे को इन 4 चीज़ों से डिस्क्राइब कर सकते हैं, लाइक एक्सपोजिशन, आर्ग्यूमेंटेशन, डिस्क्रिप्शन एंड नरेशन। एक्सपोजिशन क्या होता है कि जब आप कोई ऐसे लिखते हैं तो वहाँ पे आप डिफरेंट आइडियाज़ डिस्कस करते हैं। आपका अपना आइडिया भी हो सकता है, किसी और का आइडिया भी हो सकता है। आर्ग्यूमेंटेशन, जिसमें आप एक पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ को आपस में कंपैरिजन करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, सोशल मीडिया के हवाले से अगर बात की जाए तो सोशल मीडिया को बहुत सारे लोग पॉजिटिव समझते हैं, बट कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि इसको नेगेटिव समझते हैं। सो नाउ इफ़ यू हैव बीन गिवन एन एसे ऑन राइटिंग लाइक मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ सोशल मीडिया, तो आप वहाँ पर एक आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट, डिस्क्रिप्टिव ऐसे। डिस्क्रिप्शन में आप डिस्क्रिप्शंस दे सकते हैं किसी भी चीज़ के हवाले से, लाइक पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से, जो भी आपको ऐसे दिया जाए। और नरेशन। लेकिन जो लास्ट थिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रेडिट विल बी गिवन फॉर ऑर्गेनाइजेशन, रेलेवेंस एंड क्लैरिटी। ऐसे वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए और उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। इन चीज़ों को और डीपली हम जाके डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ अ स्टैंडर्ड ऐसे में। वो कौन से ऐसे रूल्स हैं जो अगर आप अपने ऐसे में फॉलो करें तो आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। फर्स्ट ही थिंग इज़ यूनिफॉर्मिटी। आपके ऐसे में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, यानी कि जो आप इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ और कंक्लूजन लिख रहे हैं उसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका इंट्रोडक्शन कोई और बात कह रहा है, बॉडी पैराग्राफ कोई और बात कह रहा है और कंक्लूजन कोई और बात कह रहा है। सेकंड, सीक्वेंस। बातें या आइडियाज़ या थॉट्स आपकी सीक्वेंस में होनी चाहिए। कोई ऐसी बात ना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल, जो आपको इंट्रोडक्शन में कहनी थी लेकिन आपने उसको बॉडी पैराग्राफ में लिखा, या वो बात कंक्लूजन में लिखना ज़्यादा बेहतर थी लेकिन आपने उसको इंट्रोडक्शन पार्ट में लिख दिया। सो देयर मस्ट बी अ सीक्वेंस।
नेक्स्ट इज़ ड्राई। ड्राई का मतलब है डू नॉट रिपीट। जैसे कि आपने एक आइडिया या एक ओपिनियन डिस्कस कर लिया तो उसको आप रिपीट ना करें। रिमेंबर, रिपीटिंग द सेम आइडिया, रिपीटिंग द सेम vocabulary कैन मेक अ बैड impact on the examiner. So do not repeat the same sentence or same vocabulary. Next, avoid irrelevant things. Irrelevant things यानी कि अगर जो आपको टॉपिक मिला है उससे हट करके अगर आप बात करेंगे, उसके अलावा आप कोई चीज़ें उसमें ऐड करेंगे तो यकीनन वो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट चला जाएगा. सो डू नॉट डू दिस. हाँ, अब ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जब आप ऐसे लिखना स्टार्ट करेंगे तो मेक एन आउटलाइन बिफोर राइटिंग एन ऐसे. ट्राई टू थिंक वेरियस एस्पेक्ट्स. अच्छा, अब इस पार्ट को आप कैसे कर सकते हैं? जब आपको ऐसे दिया जाए तो आप सबसे पहले तो इस तरीके से एक वेब डायग्राम बना लें जिसमें आप सेंटर में उस टॉपिक का नाम लिखें और जो साइड में सर्कल्स बने हैं उसमें आप पॉसिबल कमेंट्स लिख सकते हैं. वो पॉसिबल कमेंट्स जो कि आप अपने ऐसे में ऐड करना चाहते हैं, चाहे वो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में हो, बॉडी पैराग्राफ में हो या कंक्लूजन पैराग्राफ में हो. ये आप देख सकते हैं कि बीच में आपने टॉपिक लिखा और उससे रिलेटेड 4 इंपॉर्टेंट बातें लिखी, लाइक इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन और कोई कोटेशन भी हो सकती है. अब जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होगा उसमें आप 2 से 3 पॉइंट अपने रख लें, क्योंकि जब आप ऐसे लिखना स्टार्ट करेंगे तब आपके पास एक पूरा माइंड मैप बना होगा कि किस तरीके से आपने ऐसे को लिखना है. जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि आपके ऐसे में यूनिफॉर्मिटी और सीक्वेंस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आपने यूनिफॉर्मिटी और सीक्वेंस नहीं रखा तो आपका ऐसे बहुत मैसी नज़र आएगा. नेक्स्ट इज़ ग्रामेटिकल एंड एक्यूरेसी. Grammatical accuracy command on basic grammar is an essential part of writing. You should learn how to deliver your ideas with correct sentences. For this purpose, study the basic rules of grammar which can help you in making correct sentences. Viewers, आप देखते हैं कि जब भी कोई ऐसे हम पढ़ते हैं तो उन ऐसे में एक प्रॉपर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, vocabulary और प्रॉपर सेंटेंसेस नज़र आते हैं. तो अगर आप अभी तक ग्रामर आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है या ग्रामेटिकल सेंटेंसेस में आप मिस्टेक करते हैं तो ट्राई टू लर्न दीज थिंग. यहाँ पर मैंने कुछ सजेशंस दिए हैं जिसको आपने सबसे पहले उसमें कमांड हासिल करनी है. फॉर एग्जांपल नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं. अगर आप गूगल पे जाएँ तो इसकी बहुत सारी आपको डेफिनीशन, वर्कशीट्स और एक्टिविटीज़ अवेलेबल हैं. फिर आप सिंपल, कम्प्लेक्स सेंटेंसेस और कंपाउंड सेंटेंसेस भी बनाना सीखें. मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, कैन, कुड, शुड, मे, माइट, ये तमाम चीज़ें जब आप अपने ऐसे में यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपका ऐसे एक बहुत इफ़ेक्टिव ऐसे बनकर आएगा. नेक्स्ट इज़ वाइड रेंज ऑफ वोकैबुलरी. व्यूअर्स, जब आप ऐसे लिखेंगे, क्योंकि देखें ऐसे की जो लेंथ है वो 2500 to 3000 वर्ड्स पर मुश्तमिल है, तो उस ऐसे में अगर आप बार बार एक ही वोकैबुलरी यूज़ करेंगे, बार बार एक ही सेंटेंस यूज़ करेंगे, बार बार एक ही आइडिया को यूज़ करेंगे तो यकीनन आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिल सकते. अच्छे मार्क्स हासिल करने के लिए रिपीटिंग द अवॉइड द सेम वोकैबुलरी टू यूज़ इट अगेन एंड अगेन. आप कोशिश करें कि सिनोनिम्स याद करें, एंटोनियम्स याद करें, सफिक्स एंड प्रीफिक्स वर्ड्स याद करें, और हाँ, न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स और ब्लॉग्स ज़रूर पढ़ें, क्योंकि वो चीज़ें जहाँ से आप प्रैक्टिकल वोकैबुलरीज बहुत ज़्यादा हासिल कर सकते हैं. अब इस वीडियो के आखिर में ये टिप्स ज़रूर याद रखें और इसको अपने पास नोट डाउन भी कर लें ताकि आप इन टिप्स को डेली बेसिस पर प्रैक्टिस कर सकें. रीड बुक्स एवरी डे. कोई भी बुक जो आपके पास इंग्लिश राइटर की मौजूद है घर पे, ऑफिस में या इंटरनेट पर, उसको आप डेली रीड करें. ट्राई टू राइट एसेस ऑन रैंडम टॉपिक्स एटलीस्ट ट्वाइस इन अ वीक. ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है आप तमाम व्यूवर्स के लिए कि आप एक हफ्ते में 2 बार कम से कम किसी भी टॉपिक पर एक लेंदी ऐसे ज़रूर लिखें. जो ऐसे आपके CSS राइटिंग में जो पास्ट पेपर्स में दिए गए हैं उसके ऊपर लिखें, या फिर कोई रैंडम टॉपिक आप खुद से सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर ऐसे लिख सकते हैं. Third tip is read different English newspaper and get practical vocabularies. Fourth, make compound and complex sentences. Fifth, avoid informal or very common words. Viewers, ये last point भी बहुत important है कि आप informal और common words को ignore करें.
अगर आप इनफॉर्मल वर्ड्स ऐसे राइटिंग में इस्तेमाल करें सो इट विल नॉट बी अ गुड ऐसे। अच्छा व्यूअर्स, एट लास्ट बस मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो का हमारा टॉपिक है व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स दैट यू मस्ट अवॉइड व्हाइल राइटिंग एसेस इन CSS एग्ज़ाम। CSS एग्ज़ाम में कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कि CSS एक्सपर्ट्स कहते हैं कि स्टूडेंट्स को नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल हज़ारों की तादाद में CSS एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन क्योंकि वो बहुत ब्लंडर मिस्टेक्स कर देते हैं, बहुत छोटी मोटी मिस्टेक्स ऐसी कर देते हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं मिस्टेक्स डिस्कस करूँगा और उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप उन मिस्टेक्स से बच सकते हैं और अपने ऐसे को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। आई होप यू हैव enjoyed this video and you have learned many things. अगर आपको CSS राइटिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना है, कोई भी क्यूरी है, you can feel free and write it in the comment box. But do subscribe my channel and click on the bell icon. Thank you.